A very good morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am CS Shweta and today we are continuing with this chapter Selection of Business Organization. Last class में हमने ये chapter start किया था. ये chapter SBIL का part A setting up of business का first lesson है setting up of business organization. हालांकि ये chapter बहुत ज़्यादा easy है. I really don't feel ये chapter से कोई question एग्जाम में आएगा, बट हमें तो सब कुछ कंप्लीट करना ही है ना. नहीं तो आप बोलोगे मैम ने 99% सिलेबस करा दिया, 1% तो रह गया. तो ऐसा नहीं है. वी आर गोइंग टू कंप्लीट एवरीथिंग एंड दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू कंप्लीट टुडे. सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में इसके की कॉन्सेप्ट्स में अगर देखा जाए तो हमने सारे की फीचर्स कर लिए थे, है ना. हमने बात कर ली थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एवरीथिंग वी टॉक्ड अबाउट. In today's class we are going to talk about factors. हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि इतने प्रकार के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं. अगर हमें कोई बिजनेस करना है, so these are the type of organization we have, right? हमारी शायद हम सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए चले जाएं, पार्टनरशिप के लिए, HUF के लिए, LLP, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक. हम अगर बिजनेस करना चाहते हैं, हम इसमें से किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्ट कर सकते हैं. But now the point that comes in between is कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हम चूज करें. ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चूज करना इज लाइक वंस अ थिंग ना. ऐसा नहीं कि आप अभी सोल प्रोप्राइटरशिप में हो, फिर आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खोल लो, फिर आप सोचो 2 महीने बाद यहाँ कंपनी ओपन कर लेते हैं प्राइवेट. ऐसा नहीं होता. इससे बिजनेस में डिस्टर्बेंस आती है, राइट. आपको बहुत डिसएडवांटेज देखने पड़ सकते हैं टू स्विच फ्रॉम वन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर. सो इट्स बेटर कि आप अपने सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एक ही बार में डिसाइड कर लें दैट विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू ऑप्ट फॉर. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के फीचर्स कर रहे थे स्टूडेंट्स. आज जो हमें बात करनी है वो है फैक्टर्स दैट कवरिंग द डिसीजन ऑफ सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी इस चॉइस को हेल्प करते हैं कि हमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चूज करना चाहिए. क्या हमें सोल प्रोप्राइटरशिप चूज करना चाहिए, पार्टनरशिप चूज करना चाहिए, या हमें कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहिए. So let's start with the factors governing the decision. अगर एग्जाम में चैप्टर से कोई क्वेश्चन आना है तो यही आ जाएगा कि क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी चॉइस को अफेक्ट करते हैं, है ना. अब अभी एक बात बताओ. अच्छा, let me tell you one more time. This is your study material given by Institute of Company Secretaries of India, and we are doing this chapter from the study material itself. क्योंकि इतना कोई मुश्किल नहीं है, चार्ट बनाने की जरूरत नहीं थी, तो I did not take the reference of PPT or any kind of PDF. स्टडी मटेरियल से चैप्टर कर लेते, वंस फॉर ऑल खत्म. अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बनाया है, ठीक है. आपने जाना है ट्रिप पे, राइट. यू वांट टू गो ऑन अ ट्रिप. वैसे ट्रिप पे जाने का तो मेरा मन कर रहा है, वो भी बीच. आई लव बीचेस. चलो एनीवे, व्हाट डू आई लव इज नॉट योर कंसर्न. ये आप हैं और आपको जाना है ट्रिप पे. तो आप जैसा भी मेरा मन कर रहा है ट्रिप पे जाने का, है ना. मेरा मन कर रहा है कि मैं ना एक शांति वाले क्रूज पे जाऊं, मैं सुबह उठूं तो मेरे सामने समंदर हो, यू नो, दैट काइंड ऑफ ट्रिप आई वांट. पर मेरे वांट से क्या होता है, वैसे आपके, चलो मेरी वांट से तो फिर कुछ चीज हो जाएगी, लेकिन आपके वांट से क्या होता है. अगर आपकी भी चाह हो रही है ऐसे ट्रिप पे जाने की, तो क्या आप अगले दिन, जैसे आज क्लास कर रहे हो, बस अगले दिन आपका भी मन कर गया कि हाँ मैम बोल रही थी ट्रिप, हमारा भी मन कर रहा है, अगले दिन चले जाओगे, निकल जाओगे घर से बाहर रात को सामान पैक करके. क्या बात बोल रहे हो मैम, घर निकाला हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा ट्रिप पे जाना इज डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, है ना. तुम्हारा घर से निकलना, वो भी ट्रिप पे जाना, इज डिपेंडिंग ऑन सो मेनी थिंग्स. फर्स्ट मम्मी पापा's परमिशन, देन मनी, देन फ्रेंड्स के मम्मी पापा, देन लोकेशन कौन सी जाए, देन ट्रांसपोर्टेशन कैसे अरेंज होगा, देन खाने का कैसे होगा, रहने का कैसे होगा. 6-7 बातें तो मैंने ही बता दी सामने. अभी you can't just wake up and pack your bags and go ना. There are lot of factors that affect trip. कितनी छोटी सी बात है ना, 2 दिन के लिए कहीं जाना कितनी छोटी सी बात है, उसके लिए भी देखो कितने सारे फैक्टर्स हैं. तो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपने बिजनेस करना है, पैसा लगाना है, अपनी लाइवलीहुड कमानी है, तो सोचो उसके लिए कितने फैक्टर्स जरूरी है ना.
तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला तुम्हारा एक डिसीजन और बहुत ही क्रूशियल है। ऐसा वंस इन लाइफ टाइम नहीं बोलूंगी, चलो लोग कन्वर्ट भी करते हैं फ्रॉम वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर, नॉट वंस इन लाइफ टाइम, बट फिर भी इट्स अ वेरी क्रूशियल ना। 2 दिन का तो बात नहीं है ना, तुम्हारी ट्रिप जैसा 2-3 दिन का वैसा डिसीजन तो नहीं है ना, बट स्टिल देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट यू चूज, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन शैल बी द सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मे बी एक इंसान को सोल प्रोप्राइटरशिप सूट करेगा, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सूट ना करे, और एक मिस्टर बी है जिसका बिजनेस ऐसा है जिसमें कंपनी ही सूट करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप सूट नहीं करेगा, इसलिए वी से सूटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। So what are those factors? Nature, scale of operation, capital कितना चाहिए, मैनेजमेंट एबिलिटी क्या है, डिग्री ऑफ कंट्रोल कितना चाहिए, सारा कंट्रोल चाहिए बिजनेस पे या डिवाइडेड कंट्रोल चलेगा, रिस्क लायबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजन ऑफ प्रॉफिट कैसा चाहते हो, कॉस्ट प्रोसीजर, गवर्नमेंट रेगुलेशन, टैक्स इम्प्लीकेशन कैसा, ये भी एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है कि आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चाहते हो। जैसे कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट पे तो भाई फ्लैट टैक्स लगता है, एंड कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ही सबसे हायर टैक्स माना जाता है व्हेन इट कम्स टू बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जब आप देते हो। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, मैनेजरियल नीड, सीक्रेट, इंडिपेंडेंस, 16 फैक्टर्स। लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। आपका बिजनेस एक्टिविटी का नेचर क्या है? नेचर मतलब क्या काम है तुम्हारा, जो तुम्हारा बिजनेस है क्या काम है। मैंने आपको बताया था, अगर स्टूडेंट्स में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा रही हूँ, मतलब ये पेन है, इसको मैं मैन्युफैक्चर करना चाहती हूँ। अब ये नॉर्मल पेन नहीं है तुम्हारा जो तुम नोटबुक पे लिखते हो, इट्स अ डिजिटल पेन जो मैं यहाँ पे लिखती हूँ और आपके लैपटॉप मतलब स्क्रीन पे आता है। तो ये जो पेन टैब है और पेन है, डिजिटल पेन ही मैं मैन्युफैक्चर करना चाहती हूँ। विल आई नीड मोर कैपिटल और लेस कैपिटल? अरे अच्छा, मेरी एक फ्रेंड है, वो एक आर्टिस्ट है, ड्राइंग बना मतलब पेंटिंग्स बनाती है और वो पेंटिंग्स को बेचती है। उसको ज्यादा कैपिटल चाहिए कि मेरे को ज्यादा कैपिटल चाहिए? मैम डिपेंड करता है ना। अगर वो किसी पॉश लोकेशन पे एक अपना स्टूडियो खोलेगी तो उसका पैसा ज्यादा लग सकता है, आपका कम लग सकता है। आप घर पे बना रहे हो, या अगर आप एक फैक्ट्री लेके बड़ी मशीन डाल रहे हो और ये चीजें बना रहे हो और वो घर पे बना रही है तो उसका पैसा कम लगेगा, आपका ज्यादा लगेगा। इट डिपेंड्स। सो देखो कितनी चीजों पे डिपेंड करता है। सो नेचर ऑफ बिजनेस मतलब कि आपका बिजनेस क्या है। इन स्मॉल ट्रेडिंग बिजनेस, प्रोफेशंस या पर्सनल सर्विस, जैसे जैसे आर्टिस्ट है, उसने खुद ही बनाना है और मार्केट में बेचनी है अपनी पेंटिंग्स, और मुझे लेबर चाहिए, मशीन चाहिए, फैक्ट्रीज एक्ट फॉलो होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए, रेगुलेशंस है गवर्नमेंट की, लाइसेंसिंग है, तो मुझे तो कितना काम करना है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। सो इफ यू हैव अ स्मॉल बिजनेस, पर्सनल सर्विस बिजनेस, देन यू कैन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप. Sole proprietorship is predominant. But if you have a little bigger business, then partnership is suitable. क्योंकि थोड़ा bigger scale है with one or more partner. ठीक है, अब मैं इतना बड़ा business कर रही हूँ, इसमें इतनी सारी चीजें हैं, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, सेल्स है, फाइनेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, रॉ मटेरियल खरीद के लाना, तो कितने सारे डिपार्टमेंट्स है ना। और मेरी फ्रेंड वो तो आर्टिस्ट है, बोर्ड खरीदा, ड्रॉइंग नहीं पेंटिंग बनाने लग गई एंड बेच दिया। उसको कितने लोग चाहिए, उसको तो फिर भी कम चलेगा, लेकिन मेरे केस में देखो कितने डिपार्टमेंट्स चाहिए। सो फॉर मी मोर देन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप इज मोर सूटेबल। सम ऑफ द फाइनेंशियल बिजनेस जिनके एडवांटेजेस टैक्स या अकाउंटिंग, स्टॉक ब्रोकरेज और जो कंसल्टेंसी एजेंसीज होती हैं, दे कैन गो फॉर पार्टनरशिप। सर्विस एंटरप्राइज लाइक होटल्स, प्लेसेस, ट्रेडिंग एंटरप्राइज, होलसेल, रिटेलर, ठीक है, ये पार्टनरशिप के लिए जाए तो ज्यादा बेटर है। सिमिलरली बिजनेस जो लार्ज चेन स्टोर्स खोलना चाहते हैं, मल्टीपल चेन स्टोर खोलना चाहते हैं, सुपर बाजार्स, इंजीनियरिंग, कोई प्लांट जैसे वाटर प्लांट लगाना है, तो विच फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल? फॉर्म ऑफ कंपनीज। Where the person intending to start a business and launch a business organization, cloth with a legal entity, corporate form of organization, लेकिन कम स्केल का बिजनेस है, go for OPC। कम स्केल है लेकिन लीगल पर्सनालिटी मिल जाएगा आपको, एक लीगल मतलब यू वांट अ लीगल एंटिटी, देन यू कैन गो फॉर ओपीसी। बट इफ यू वांट टू बी इन अ पार्टनरशिप एंड वांट अ लिमिटेड लायबिलिटी, यू कैन गो फॉर एलएलपी। अभी देखो तुम्हारी किताब में कितना बड़ा लिखा है, इसी फैक्टर के बारे में कितना कुछ लिखा है, बट अगर तुम्हारे एग्जाम में आ जाए दैट व्हाट फैक्टर्स आर सुटेबल टू व्हाट फैक्टर्स आर कंसिडर्ड टू मेक अ चॉइस फॉर सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 16 है यहाँ पर, 16 के 16 लिख देंगे हम एग्जाम में? नो, जितने मार्क का क्वेश्चन है उतने लिखेंगे और सबके बारे में एक्सप्लेनेशन 4-5 लाइनों की लिखेंगे, इतना तो नहीं लिखेंगे ना।
दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि अगर नेचर ऑफ बिजनेस स्मॉल है, गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप. Little bigger business hai and you want a sharing of income and expense loss, then go for partnership. But if you have if the nature of business is bigger, like large chain stores or something like this, go for company. But if your business is small but you want a legal entity, go for OPC. LLP फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है लिमिटेड होती है, कंट्रीब्यूशन LLP में जाता है. तो ये बिग बिजनेस को भी के लिए अच्छा है, बट एट द सेम टाइम पार्टनरशिप में रहना चाहते हो तो गो फॉर LLP. OPC, LLP एंड लिमिटेड कंपनी एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंटिटी, सो इट्स अ गुड ऑप्शन इफ यू वांट अ लीगल एंटिटी बट एट द सेम टाइम अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, गो फॉर OPC या फिर LLP. नाउ स्केल ऑफ ऑपरेशन पे भी डिपेंड करता है. नेचर ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है कि बिजनेस किस चीज का है भाई, तुम्हारा बिजनेस है क्या, पर्सनल सर्विस वाला है या लार्ज चेन स्टोर है, या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, रिटेलिंग कर रहे हो, होलसेलर हो क्या, तुम्हारा बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हो क्या हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस. स्केल का मतलब होता है कितना विशाल बिजनेस है तुम्हारा, छोटा बिजनेस है कि बड़ा बिजनेस है. स्केल क्या है, स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल है, क्या बिजनेस है तुम्हारा. तो अभी देखो स्मॉल स्केल का कोई डेफिनेशन तो MSME एक्ट में है, पर स्केल का मतलब है इट इज जस्ट अ स्टार्टिंग, कैपिटल इज वेरी लेस. अच्छा, लेस कैपिटल को मैं ये बोलना चाहूंगी, लेस कैपिटल मीन्स विच इज अरेंज्ड बाय यू इटसेल्फ. अभी मेरे को एक छोटा सा बिजनेस करना है, उसमें 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, आई कैन इन्वेस्ट, आई हैव 2 लाख रुपीज, राइट. अभी मुझे कोई बोले 20 लाख है, चलो ठीक है 20 लाख भी है मेरे पास, कुछ मेरा कुछ मेरे हस्बैंड का, आई अरेंज. कोई मुझे बोले कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो वो नहीं है भाई, वो मुझे अपना भी लगाना पड़ेगा एंड आई हैव टू बोरो फंड्स फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो दैट्स अ बिग स्केल, राइट. तो जहां पे लायबिलिटी इन्वॉल्व हो जाती है, लोन्स लायबिलिटी, मैं ये मानती हूँ कि वो बिगर ऑर्गेनाइजेशन, बिगर स्केल है. सो इफ यू हैव अ स्मॉल स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैन गो. देखो MSME आ गया, आई वाज मिसिंग MSME, आ गया MSME, ठीक है. तो अभी तुमसे ये पूछ सकता है, हाँ अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है कि MSME के हिसाब से जरा स्केल ऑफ ऑपरेशन को डिवाइड करिए. माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कहता है, एक होती है माइक्रो एंटरप्राइज, एक होती है स्मॉल, एक होती है मीडियम. MSME, MSM, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज. तो माइक्रो किसको बोलते हैं, स्मॉल किसको बोलते हैं, मीडियम किसको बोलते हैं. तो पहले तो एंटरप्राइजेस का मतलब समझ लीजिए. एंटरप्राइजेस वो होती है जो प्रोडक्शन में है, ठीक है. एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट IDRA 1951 इसको डिफाइन करता है एंटरप्राइजेस को, शायद ऊपर दिया हो, नहीं दिया. IDRA इसको डिफाइन करता है, बट MSME एक्ट में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की डेफिनेशन बताई गई है. माइक्रो एंटरप्राइज स्टूडेंट्स वो होती है जिसकी इन्वेस्टमेंट जो है प्लांट एंड मशीनरी में या इक्विपमेंट में डज नॉट एक्सीड 1 CR एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 CR. तो अगर अच्छा देखिए, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा MSME एक्ट है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम बता रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर. इन्वेस्टमेंट अगर 1 करोड़ से कम और टर्नओवर अगर 5 करोड़ से कम तो माइक्रो हो तुम. स्मॉल कब हो तुम, जब तुम्हारा टर्नओवर 1 करोड़ से तो सॉरी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से तो ज्यादा है, पर किससे कम है, 10 करोड़ से कम है, और तुम्हारा जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम है, तो तुम स्मॉल एंटरप्राइज. मीडियम, जब तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 से तो ज्यादा है, 50 करोड़ से कम है, एंड तुम्हारा जो टर्नओवर है वो 250 CR से कम है, देन यू आर अ मीडियम एंटरप्राइजेस. कहोगे मैम ये तो बड़ा अजीब है, मतलब कंपनीज में भी 5 करोड़ का टर्नओवर एकदम से तो नहीं होता, बट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिफरेंट, एंटरप्राइजेस आर डिफरेंट. एंटरप्राइजेस कम अंडर MSME एक्ट. तो जब स्केल की बात आती है ना तो MSME एक्ट को रेफर करा जाता है और बोला जाता है अगर आप MSME बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास ये स्केल्स है, इससे तुम्हें नापा जाएगा. अदरवाइज स्केल ऑफ ऑपरेशन इज डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द बिजनेस, कि कितना बड़ा बिजनेस है. अगर छोटा बिजनेस है, देखो कभी कभी छोटे बिजनेस में भी ना 50 लाख 1 करोड़ लग जाता है, पर वो माइक्रो एंटरप्राइज नहीं, वो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जा सकता है. लेकिन अगर आप कोई एंटरप्राइज बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ये सीलिंग लिमिट है, ठीक है. कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, अगर तुम्हारी कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम है, मतलब अरेंजेबल है, अरेंज हो सकती है घर पे, देन यू कैन गो फॉर योर सोल प्रोप्राइटरशिप. बट अगर आप एक रिटेल बिजनेस स्टोर खोलना चाहते हो देन पार्टनरशिप इज गुड फॉर यू, क्योंकि आप
स्टोर्स कुड बी लाइक नंबर ऑफ स्टोर्स. सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर है वो एडिशनल कैपिटल बोरोइंग से ले लेता है या क्रेडिट कार्ड से ले लेता है या फिर अपने खुद के सेविंग्स में उसका काम चल जाता है. बट जहां आपको लगता है दैट यू नीड मोर मनी and you want one more person to contribute, go for partnership. But where you want that मेरे business में constant capital requirement रहेगा and I shall go for a bigger capital, then go for a company. ठीक है. Managerial ability. अभी मैनेजेरियल एबिलिटी क्या होता है? अगर आपका काम ऐसा, जैसे मैं बोल रही थी ना, मेरी फ्रेंड एक आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी पेंटिंग बना लेती है. अभी मुझे पेंटिंग्स का अगर एक शोरूम, मतलब एक वो खोलना है, क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड, क्या होता है वो, अरे क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी नहीं बोलते, मैं लाइब्रेरी बोल रही थी, क्या बोलते हैं, एक आर्टिस्ट गैलरी खोलते हैं ना, एक आर्ट गैलरी खोलनी है, यहाँ पे सारी पेंटिंग्स लगी है एक आर्टिस्ट की, बनानी तो उसने ही है. अब अगर मैं उसके अंडर काम कर लूंगी तो मैं तो नहीं बना सकती ना, बनानी तो उसी ने है पेंटिंग. तो वो मैनेजेरियल स्किल जो है वो उसी का यूज होना है इस बिजनेस में. मेरा कोई मतलब नहीं है, हाँ मैं सेल्स करवा लूंगी, मैं मार्केटिंग करा लूंगी, मैं फाइनेंस देख लूंगी, बट मैं बना नहीं सकती. जो मेजर कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट एबिलिटी का, अगर वो एक सिंगल पर्सन हैंडल कर सकता है, गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप. जहां आपको लगता है देयर लॉट ऑफ वर्क एंड I don't have all the ability, go for partnership. And if it is a very complex organization, go for company. Degree of control and management. Very important phone call, but I will not pick up. चलो, degree of control and management. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है इफ यू वांट फुल कंट्रोल ऑन योर बिजनेस, कि भाई मेरा कंट्रोल हो, कंट्रोल डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी. ओपीसी में भी जो कंट्रोल होता है वो उसी सोल मेंबर का होता है. इफ यू वांट कि कंट्रोल डिवाइड हो जाए, मेरी कुछ ड्यूटीज है, कुछ दूसरे की कुछ ड्यूटीज है, मेरा भी हक रहे, दूसरे का भी हक रहे बिजनेस में, गो फॉर पार्टनरशिप. And if you read the language na students, it's very easy, it's a very readable language, so please read it. बहुत इजी भाषा, सरल भाषा में लिखा है. अगर आपका चाहिए कि डिग्री ऑफ कंट्रोल आपको ज्यादा मायने नहीं रखता एंड यू हैव बिकॉज कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में डिफरेंस देखा जाता है. शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं, उनको ओनर्स माना जाता है, और मैनेजमेंट करते हैं डायरेक्टर. सो इफ यू आर ओके विद दिस एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज नॉट द मेजर थिंग फॉर यू, गो फॉर कंपनी. Degree of risk and liability. The size of risk and willingness of owners to bear the risk is important consideration when you choose the organization. क्योंकि अगर मेरे जैसे इंसान को बोला जाए ना बिजनेस, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, बिकॉज आई हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट, आई कैन नॉट बेयर रिस्क. अगर मेरे स्टॉक मार्केट में भी रिस्क थोड़ा वो हो जाता है ना, लॉस हो जाता है, तो मैं ऐसे हो जाती हूँ, मेरा पूरा दिन मैं ना एकदम मौन व्रत ले लेती हूँ, ऐसे साइलेंट मोड में चली जाती हूँ. और कुछ लोग होते हैं वो ना बड़े, like my dad has a business and कभी अभी तक मुझे नहीं पता उनका क्या प्रॉब्लम होता है या क्या लॉस होता है, कुछ होता है नहीं होता है, लेकिन मैंने गेट टू नो ना कि अरे आज ये दिक्कत हुआ उनके बिजनेस में, एंड आई फील दैट ही इज सो नॉर्मल. सो ही हैज अ क्वालिटी टू हैंडल रिस्क एंड लायबिलिटी. आई डोंट हैव दैट क्वालिटी, राइट. मुझे तो भैया पैसा चाहिए और पैसा कम नहीं होना चाहिए. तो दोज पीपल हु कैन बेयर अ रिस्क एंड लायबिलिटी, दे शुड go for a bigger organization. But if you can bear the risk all by yourself, go for sole proprietorship. If you cannot bear risk all by yourself, go for partnership. If you want that the risk shall be divided thoroughly, go for a company. कंपनी में देखो ना, कोई लॉस होता है तो डायरेक्टर थोड़ी ना देता है, कंपनी में जाते हैं. Stability of business. Stability being another factor to choose the organization. Stable business is preferred by the owners if it helps attracting suppliers of capital who look for safety of investment and regular return. अगर stability आपका objective है, तो आप सोचिए कि जो sole proprietorship है वो इतनी stable नहीं होती है, क्योंकि उसमें क्या है ना, अकेला इंसान है, वो सब कुछ मैनेज नहीं कर पाता, इवेंचुअली वो बंद भी हो जाती है, जल्दी भी बंद हो जाती है, इजी टू वाइंड अप भी होती है. ठीक है. द इलनेस ऑफ ओनर मे डीअरेंज द बिजनेस एंड डेथ कैन लीड टू परमानेंट क्लोजिंग. सोल प्रोप्राइटरशिप में यही होता है, स्टेबिलिटी बहुत ही खराब होती है, वो अकेले इंसान पे इफेक्ट करता है कि वो कैसे बिजनेस को चला रहा है. बट क्या है, पार्टनरशिप्स में ये चीजें ठीक हो जाती हैं. कंपनी में तो मेंबर में कम वे गो बट द कंपनी गॉन फॉर एवर. स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया है कंपनी की. Flexibility of administration is another factor. The form of organization should allow flexibility of administration. The flexibility is closely related to internal organization. The internal functioning of sole proprietary business is very simple. Any change can be effected with least inconvenience and loss. जैसे कह रहे हैं, जैसे आपकी flexibility. हेलो, हाँ सुनिए. ठीक है.
Sorry, I had to take this call because otherwise अभी मैं ये मैडम जी को जरा जस्ट अ सेकेंड. चलिए. सो या फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन आप फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट, कि मैं कभी भी स्विच कर लूँ, मैं किसी को भी रख लूँ या किसी को भी निकाल दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो इन दैट केस सोल प्रोप्राइटरशिप इज गुड. बट क्या होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, क्या होता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत फिक्स होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो. सो अगर एडमिनिस्ट्रेशन आपका मेजर फैक्टर है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जाना है या कंपनी. डिविजन ऑफ प्रॉफिट स्टूडेंट्स. प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी बिजनेस के लिए, और अगर आप प्रॉफिट को सब अपने पास रखना चाहते हो, गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप. बट इफ यू वांट दैट प्रॉफिट इज ओके इफ इट इज डिवाइडेड, गो फॉर पार्टनरशिप. बट इफ यू वांट अ हायर प्रॉफिट एंड अ बिगर बिजनेस, गो फॉर अ कंपनी. राइट. कॉस्ट प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कुछ जहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर आप नहीं जाना चाहते उस साइड पे, देन डोंट गो फॉर कंपनी, क्योंकि कंपनी में बहुत कंप्लायंसेस है, बहुत रूल्स है, बहुत गवर्नमेंट रेगुलेशंस है. एंड सबसे कम गवर्नमेंट रेगुलेशन देखी जाती है पार्टनरशिप्स, सोल प्रोप्राइटरशिप्स में. बट अगर आप चाहते हैं नहीं सोल प्रोप्राइटरशिप तो मुझे नहीं चाहिए, मेरा थोड़ा बड़ा बिजनेस है, देन गो फॉर पार्टनरशिप. इसमें भी थोड़े गवर्नमेंट रेगुलेशंस कम है, बट इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड टू फॉर्म. इसमें इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. सो ये वाला आंसर आप बहुत अपनी समझ से भी लिख सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में कैसा वो फैक्टर देखा जाता है, एंड आपको इसमें से कौन सा बेस्ट सूटेड रहता है, यू कैन चूज. राइट. टैक्स इम्प्लीकेशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर हमारा देखा जाए, स्मॉलर एंटिटीज, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, टैक्स लायबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स. हाउएवर द लायबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड. इन केस कंपनीज, लायबिलिटी तो लिमिटेड है पर टैक्स बढ़िया देना पड़ता है. तो आपको सोच करनी है कि अगर आप टैक्स देने से ओके हो, गो फॉर कंपनी. इफ यू हैव अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ठीक ठाक स्केल का बिजनेस है और टैक्स भी बचता है, देन गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप. जोग्राफिकल मोबिलिटी, द एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, ये डिपेंड करते हैं जोग्राफिकल मोबिलिटी पे भी. अब जैसे क्या है ना, मैं राइस की प्रोडक्शन करना चाहती हूँ, राइस की प्रोडक्शन की फैक्ट्री ओपन करना चाहती हूँ, तो मुझे अपनी फैक्ट्री कहाँ सेटअप करनी चाहिए? नॉर्थ इंडिया में. नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देखी जाती है राइस की. ठीक है. तो आपका बिजनेस का स्केल क्या होने वाला है, डेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द जोग्राफिकल लिमिट, कि आपका बिजनेस कहाँ ज्यादा चलेगा, कहाँ बिलोंग करता है, और वहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा है या वहां कंपनी अच्छा है. जोग्राफिकल मोबिलिटी में भी डिपेंड करता है कि आप जोग्राफिकल प्लेस से मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजिली हो सके. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ एक ही इंसान होता है, तो वो ओनरशिप जो है वो बहुत इजीली ट्रांसफर कर लेता है और सारा प्रॉफिट वही इंजॉय करता है. ठीक है ना. लेकिन कंपनी में क्या है कि आप ओनरशिप इतना इंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि शेयर होल्डर का पैसा लगा है, हम तो मैनेज कर रहे हैं. राइट. If a partner exits, the partnership may decide to introduce a new partner with the benefits of ownership and share of profits. तो यहाँ कह रहे हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, अगर आपको एक मेन मुद्दा लगता है तो आपको चूज करना है, क्योंकि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप इजी होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, लिटिल डिफिकल्ट इन पार्टनरशिप एंड वेरी डिफिकल्ट इन कंपनी. मैनेजरियल नीड्स कैसी है आपकी? अगर मैनेजरियल नीड्स ज्यादा खास नहीं है, गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप. अगर मैनेजरियल नीड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किलफुल एम्प्लॉयज चाहिए एंड मैनेजरियल स्किल्स के साथ, गो फॉर कंपनी. सीक्रेसी, सबसे ज्यादा सीक्रेट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में है? सोल प्रोप्राइटरशिप. अकेला आया था, अकेला ही इंसान मर जाएगा और वही अपना सीक्रेट ले जाएगा. पार्टनरशिप में भी सीक्रेट होता है बट कम, बट कंपनी में तो कोई सीक्रेट नहीं होता है. एवरीथिंग नीड्स अ पर्टिकुलर डिस्क्लोजर टू शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स. तो सीक्रेसी इज नॉट मेंटेन्ड इन कंपनी. Independence. The company is subject to strict government regulations. If the entrepreneur wants to have a freedom in business, go for sole proprietorship या पार्टनरशिप. बट अगर आपको गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से कोई दिक्कत नहीं है एंड इंडिपेंडेंस आपका मेजर फैक्टर नहीं है, गो फॉर कंपनी.
सिनॉप्सिस फॉर कंसिडरेशन ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, अब आपने 16 फैक्टर ऐसे सुने जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को चूज करने में डिपेंड करते हैं। मैं इसमें से बोलूंगी नेचर ऑफ बिजनेस उठा लो, ये इजी है। सीक्रेसी, इंडिपेंडेंस, देन योर स्केल ऑफ ऑपरेशन, उसमें अगर एमएसएमई के बारे में लिख सकते हो जरूर लिखिए। देन यू हैव कैपिटल रिक्वायरमेंट, 5 तो यही हो गए। मैनेजरियल नीड्स, योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सारा तुम चाहते हो डिविजन चलेगा तुम्हें। रिस्क एंड लायबिलिटी, 6-7 तो मैंने आपको ऐसे बता दिए, इससे ज्यादा का क्वेश्चन में नहीं आना मार्क्स का। तो आप 6-7 पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखिए फैक्टर्स, एंड इट्स अ वेरी इजी राइटिंग, कोई एक्ट का सेक्शन नहीं है तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, है ना। सो इट्स अ गुड पॉइंट इन दिस चैप्टर। The consideration of factors listed above clearly shows that these factors do not exist in isolation. ऐसा नहीं कि एक ही फैक्टर के बिना पे तुमने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चूज कर ली है। There are a lot of factors that affect the choice of organization, but are interdependent. They all are interdependent. Factors are important in their own right. Nevertheless, the factors of nature of business and scale are the most basic ones. वही मैंने आपको बताया कि ये तो ध्यान लिखना ही है आपको। All of the factors are depending on basic. जैसे डिसीजन मेकिंग, अभी भाई स्केल तो देख लो तुम्हारा, अगर स्केल ही इतना बड़ा है बिजनेस का। जैसे मेरा एक बिजनेस है, मैं चालू करना चाहती हूँ जो जिसका स्केल और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ऊपर है, पर मैं कह रही हूँ सारा डिसीजन ना मुझे ही लेना है, मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना। दैट्स रॉन्ग ना। अभी भाई आप डिसीजन वाले पॉइंट को इतना इंपॉर्टेंस दोगे तो अपने बिजनेस का स्केल तो देखो पहले। तो स्केल, नेचर ये बेसिक है। ये इंडिपेंडेंस ऑफ डिसीजन एंड इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट, टैक्स रेगुलेशन। अब मेरा बिजनेस बड़ा है, मुझे वाटर प्लांट लगाना है, अब भाई अब आप बोलो कि नहीं नहीं मुझे ना गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं चाहिए तो मैं कंपनी नहीं खोलूंगी। तो इतना बड़ा वाटर प्लांट के सोल प्रोप्राइटरशिप में करोगे, 2-2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगाओगे, तुम्हारे पे पैसे हैं तो यू हैव टू गो फॉर अ कंपनी ना। तो गवर्नमेंट रेगुलेशन तो माननी पड़ेगी ना, राइट। आप ऐसा नहीं बोल सकते नहीं गवर्नमेंट रेगुलेशन वाला पॉइंट नहीं चाहिए मुझे, ऐसा नहीं हो सकता। The various factors listed above are only major factors. In no case they constitute exhaustive list. ऐसा नहीं है कि यही लिस्ट है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। Depending on the requirement of business, demands of the situation, and sometimes even the personal preference भी depend करती है कि ओनर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन चाहता है। The problem in choosing the best form of business organization is the one analyzing and weighing the relative advantage and disadvantage. तो आपको हर चीज का फायदा और नुकसान पता है, वो आप अपने हिसाब से देखिए कि किसके ज्यादा फायदे हैं आपके बिजनेस टाइप में और किसके कम फायदे मिल रहे हैं आपको, तो आप उस हिसाब से जाइए। ज्यादा भार आपको उन फैक्टर को देना चाहिए जो बिजनेस से एकदम जुड़ा हुआ है, जैसे नेचर, स्केल और बिजनेस, ये बड़े जुड़े हुए हैं बिजनेस से, तो आप इनको ज्यादा महत्व दीजिए, ठीक है। Company as a choice of organization for startups. Startups को prefer company as a business structure because it allows funding to be raised easily. कह रहे हैं आजकल जो startups है ना वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड खोलने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उससे ना इनको एक फंड्स इजीली रेज हो जाते हैं, ठीक है। स्टॉक ऑप्शन स्कीम मिल जाती है। These entities have board meeting, annual returns with ministry. They tend to be viewed with more credibility. What do you mean by credibility? इनको लोन आसानी से मिल जाता है than LLP या नॉर्मल पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का तो पता ही है, तो नॉर्मल पार्टनरशिप, एलएलपी या सोल प्रोप्राइटर को लोन थोड़ा कम मिलता है, आसानी से मिलता है, लेकिन कंपनीज को बड़े आसानी से क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती है, इनकी पता होता है कि ये रिटर्न कर देंगे। दे आर बिगर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टार्टअप्स आर दीज डेज गोइंग फॉर अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट स्टूडेंट्स। सो ये हमारा चैप्टर था जहाँ पे हमने चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी। बहुत इजी चैप्टर है, प्लीज रीडिंग पर्पस करिए। मैंने अब ये नहीं कि भाई कल को एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और तुम बोलो मैम ने तो कहा था इस चैप्टर से कुछ नहीं आता, हम तो यही करके चले गए। प्लीज गिविंग यू अ डिस्क्लेमर दैट दिस चैप्टर इज अ वेरी लाइट चैप्टर, चांसेस आर वेरी लेस टू गेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस, बट यू नेवर नो, यू कैन इवन गेट द क्वेश्चन। तभी मैंने आपको पूरा चैप्टर कराया, ठीक है। लेकिन एक अगर स्केल की बात करी जाए तो ये चैप्टर मैं बोलूंगी कि बहुत नीचे आता है। चलिए मैं तुम्हें क्या बोलूं, मेरे साथ तो खुद ही एक्सपीरियंस हुआ है, वेयर आई लेफ्ट वन चैप्टर इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और 18 मार्क्स का आ गया था। 20 भी मेरे को अच्छे से याद है। मैं से थोड़ी देर तो शॉक में थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी तो मैं करके ही नहीं आई थी, बट आई स्टिल मैनेज टू क्लियर माई एग्जाम। आई थिंक कोई खास मार्क्स नहीं आए थे अकाउंट्स में मेरे, 52-55 ऐसे ही कुछ आए थे, बट ठीक है भाई, इट्स ओके।
लॉ में तो अच्छे आए थे ना, बट अकाउंटिंग में इन रीजंस की वजह से रह गया था। जो चैप्टर्स मैं करके गई थी उससे कुछ नहीं आया था, सो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। सो इट कैन हैपन, वी आर डूइंग ऑल द चैप्टर, बट ये ऐसा अगर मैं बोलूँ कि ज्यादा वेटेज आप बाकी चैप्टर्स को दीजिए, ये थोड़ा सा कम है, बट करके सबको जाना है। चलिए, so I'll see you in the next class, students. Till then, please study hard, revise this chapter. In the next class, we'll be starting with a fresh new chapter in SBIL, and lesson number 2 is start करेंगे corporate entities. We will start with corporate entities and we'll complete corporate entities before we do any other chapter. So we'll start the fresh new chapter in the next class, students. Thank you so much. Please like and share. You're getting all the videos and you're getting all the assistance. Like and share and एक अच्छा comment तो बनता ही है ना, या नहीं बनता है? किसी को एक्नॉलेज नहीं करोगे उसके एफर्ट्स को? देख लो, पाप लग जाता है ऐसे। चलो, एनीवे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, स्टूडेंट्स। थैंक यू।